हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रॉपर विद स्केड्यूल डायग्राम एंड द रीजंस कि क्यों चेंजेस वगैरह सब आती हैं। एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के जितने भी जो बेसिक्स हैं ना, लाइक वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, फिक्स फैक्टर्स क्या है, यू कैन गो एंड वॉच इट इन द लास्ट वीडियो जो मैंने अभी अपलोड करी है इसके पहले पार्ट 1 में। सो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को। स्टार्टिंग विद इट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कुछ एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटिव नेम्स होते हैं, जैसे इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बोलते हैं, देन इसको लॉ ऑफ रिटर्न्स बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब लॉ वेरिएबल जो है ना, सिंपल सा बताऊं तो शॉर्ट रन के ऊपर वर्क करता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर ये वर्क करता है। अब शॉर्ट रन क्या होती है? शॉर्ट रन कहते हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहता है कि एक फैक्टर आपका वेरिएबल है, वन वेरिएबल फैक्टर, बाकी के जो फैक्टर्स हैं अदर फैक्टर्स फिक्स्ड हैं। बाकी के फैक्टर्स फिक्स्ड। अब ये किस तरह से वर्क करता है? अब मैं शॉर्ट रन का मतलब है थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेट्स से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरे पास, ठीक है। अब इस पे मेरे पास एक ऑर्डर आया, बल्क ऑर्डर आया, और उस बल्क ऑर्डर में मेरे को 2 मंथ्स के अंडर लेट्स से फॉर एग्जांपल कंप्लीट करके ऑर्डर निकालना है। अब मेरे पास इतने थोड़े से टाइम पे मैं अपना लैंड या मशीनरी या कैपिटल, ये सब चीज़ें तो, या बिल्डिंग, ये सब तो मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ, उनको तो मैं नहीं बढ़ा सकती हूँ, राइट। पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज उतना टाइम ही नहीं है, अवेलेबिलिटी ही नहीं है इतने टाइम की। बट मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपनी लेबर को इंक्रीज़ कर सकती हूँ, है ना। अगर अभी मेरे पास 5 लोग काम कर रहे हैं तो मैं उसको 15 कर सकती हूँ, 15 से मैं 20 कर सकती हूँ। मतलब इस लेबर तो मैं चेंज कर सकती हूँ अपना टाइम को निकालने के लिए, बट मैं ये फैक्टर्स नहीं चेंज कर सकती, राइट, बिकॉज टाइम अवेलेबिलिटी ही नहीं है इतनी करने के लिए। सो लॉ वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ इसी फैक्टर, इस चीज़ के ऊपर ही आपका डिपेंडेंट है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि वो शॉर्ट रन में चलता है। इट मीन्स लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेसिकली डिस्क्राइब करेगा आपको चेंजेस को जो कि होती हैं इन प्रोडक्शन फंक्शन, इन प्रोडक्शन आउटपुट, जब आपका फैक्टर्स एक वेरिएबल हो और बाकी के अपने फैक्टर्स फिक्स्ड रखें, अदर फिक्स्ड फैक्टर्स। किस तरह की चेंजेस आती हैं, किस तरह से प्रोडक्शन में चेंजेस आती हैं, क्या कैसे कैसे प्रोडक्शन बढ़ती है कि कम होती है, किस स्टेज पे होती है, वो सब कुछ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है। सो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन तब काम करता है जब आपका एक वेरिएबल फैक्टर होता है और बाकी के सारे आपके फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये था आपका लॉ वेरिएबल। अब लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नेक्स्ट हम प्रॉपरली लर्न करेंगे, क्या अजम्पशंस हैं, क्या स्केड्यूल है, सब कुछ। नाउ फर्दर कम इज योर अजम्पशंस। अब इतनी बात मुझे याद रखना, लॉ कोई भी कर रहे हो, उस लॉ के स्केड्यूल डायग्राम से पहले यू हैव टू मेंशन द अजम्पशंस वेरी क्लियरली। एजम्पशंस मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो मान्यता, जिसको बोलते हैं ना मान्यता है, कुछ चीज़ों को ज्यूम करके रखते हैं कि भाई ऐसा होगा, ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ये लॉ वर्क करेगा। सबसे पहले एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, शॉर्ट रन एनालिसिस के ऊपर ये काम करता है, जिसमें एक फैक्टर वेरिएबल होगा, बाकी के सारे आपके फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड होंगे। सो नेक्स्ट भी होगा। नेक्स्ट इज कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। अब कांस्टेंट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? लेट्स से एक लेबर लगाया था, 20 की प्रोडक्शन थी यूनिट्स की, 2 लेबर लगाए तो प्रोडक्शन 50 की हो गई। बट लेट्स से मैं यहाँ पे आके टेक्नोलॉजी बदल देती हूँ, यहाँ पे मैनुअल काम था, लेबर कर रही थी, यहाँ पे मैंने आके टेक्नोलॉजी लगा दी, भाई एक एक्स्ट्रा हाई टेक्नोलॉजी, ऑटो टेक्नोलॉजी कोई आई वो मैंने लगा दी, तो जो इसका लॉ का पर्पस है ना बताने का, वो ख़त्म हो जाता है। सो टेक्नोलॉजी से तो आगे आगे और इसकी प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी, जो कि इस लॉ के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसलिए टेक्नोलॉजी को आपको कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा। देन होमोजीनियस यूनिट्स होने चाहिए, मीन्स
जो भी यूनिट्स हैं वो इक्वल क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेम साइज क्वालिटी कुछ भी नहीं बदला, सेम क्वालिटी है, सेम उसका एफिशिएंसी है, सेम उसकी साइज है, सब कुछ होमोजीनियस मीन्स सेम, एवरीथिंग इज सेम। देन इज डिविजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट। अब डिविजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट मीन्स कि जो भी इनपुट मतलब जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेट्स से वेरिएबल इनपुट हमने लगाया है लेबर का, ठीक है, तो ये कैपेबल होना चाहिए कि आप इसको डिवाइड कर सको। डिविजिबिलिटी मीन्स डिवाइड कर सको किसमें, लाइक होल नंबर्स में, जैसे 1 2 10 15 60 100 प्रॉपर होल नंबर में वो उसको डिवाइड करना पॉसिबल हो। ये भी एक अजम्पशन है कि किया जा रहा है, जो भी आप वेरिएबल इनपुट ले रहे हो उसको आप प्रॉपरली डिवाइड कर पा रहे हो। देन इज जो फैक्टर प्राइजेस हैं वो कांस्टेंट है। फैक्टर प्राइजेस मीन्स जो भी आपने इनपुट चूज किया है उसके प्राइजेस आप कांस्टेंट रख रहे हो, यू आर नॉट चेंजिंग देम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एंड द लास्ट इज एफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट्स। जो भी इनपुट्स को यूटिलाइज कर रहे हो यू आर 100% डूइंग द यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन उन पर्टिकुलर यूनिट्स की 100% है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। ओके, नाउ दीज वर द assumptions of the law of variable proportion. नेक्स्ट है स्केड्यूल। अब हम आ रहे हैं स्केड्यूल ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे। अब ये स्केड्यूल आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्लियर करेगा। ये फिक्स फैक्टर रखा जिसमें नो चेंजेस, ये फिक्स का फिक्स रहेगा। एक ही थी लैंड थी, एक ही लैंड पे हम एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट रन पे काम चलता है, ठीक है। और लैंड मशीनरी सब खरीदना कोई मूली वगैरह खरीदने के तो इक्वल है नहीं है, मूली गाजर, तो इसलिए फिक्स जो फैक्टर है वो अपने लैंड फिक्स रख लिया, वेरिएबल फैक्टर लेबर इंट्रोड्यूस कर लिया। देन टोटल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट है और ये एवरेज प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एवरेज है, ये मार्जिनल है, ये आपका टोटल प्रोडक्ट है। अब टोटल प्रोडक्ट सबसे पहले जब एक लेबर लगाया उस टाइम पे टोटल प्रोडक्ट आपका 10 था। उसके बाद जैसे इन्होंने एक और इंक्रीज़ किया, 2 लेबर्स करे तो 30 हो गया टोटल प्रोडक्ट। 3 लगाने से 45 यूनिट्स बनने लग पड़े टोटल क्वांटिटी। जब 4 लगाए तो 52 यूनिट्स बनने लग पड़े, टोटल क्वांटिटी की बात करें। पर जैसे 4 के बाद एक और इंट्रोड्यूस किया उस टाइम पे कोई भी बड़ा नहीं, हमारा प्रोडक्ट सेम रहा। और जब एक एक्स्ट्रा और लास्ट में उन्होंने लगाया तो उससे प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय जो टोटल प्रोडक्शन थी वो भी कम होनी शुरू हो गई, ये डिक्रीज होनी शुरू हो गई। यहाँ तक तो इंक्रीज हो रही थी, राइट, यहाँ तक इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे आके तो बिल्कुल ही डिक्रीज होने लग पड़ा। टोटल प्रोडक्ट की बात हो रही है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट हम फाइंड कैसे करते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट को फाइंड करना, फॉर्मूला क्या होता है मार्जिनल प्रोडक्ट का? टोटल प्रोडक्ट पर्टिकुलर नंबर का माइनस कर दो टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस यूनिट, ठीक है। अब पहला यूनिट पे 10 आपका टोटल प्रोडक्ट था, पिछले वाला था कुछ था ही नहीं, 0 था। इट मीन्स 10 यूनिट्स बढ़े। एक अगर लेबर लगाया उसका फ़ायदा क्या मिला कि 10 यूनिट्स हमें एक्स्ट्रा बनाने शुरू करें। जब 1 से जब दूसरा लेबर हमने एक और इंट्रोड्यूस किया उससे हमें क्या फ़ायदा मिला, जहाँ पे पहले 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे अब 30 यूनिट्स प्रोड्यूस होने लग पड़े। इट मीन्स कितना एक्स्ट्रा लेबर लगाने से हमें कितना फ़ायदा मिला, कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा और बने। 30 माइनस 10 कर दो, मतलब 20 यूनिट्स जो हैं ज़्यादा बने। एक और लेबर इंट्रोड्यूस करने से हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल को बढ़ाने से जो हमें प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है। एक एक्स्ट्रा फैक्टर लगाया उससे हमारा जो प्रोडक्शन था उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन आउटपुट कह दो होने शुरू हुई है, इसलिए इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं। अब आगे जाके जब एक और लेबर उन्होंने लगाया तो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुआ, लेकिन जितना पहले हुआ था ना उतना नहीं हो रहा। पहले 10 से 20 पे गया, इतने यूनिट ज़्यादा बनने शुरू हुए हैं। अब अगर आप देखो सिर्फ और सिर्फ 15 यूनिट ज़्यादा बने। इट मीन्स टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन जो उसका रेट है ना बढ़ने का, जिस तेज़ी से पहले बढ़ रहा था अब वो नहीं बढ़ रहा। पहले
10-10 20-20 यूनिट ज़्यादा बन रहे थे, एक एक लेबर लगा रहे थे। तो अब अगर आप एक्स्ट्रा लेबर लगा रहे हो, टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उतने एक्स्ट्रा बंदा लगाने से उतने ज़्यादा यूनिट्स बन नहीं रहे हैं। सिमिलरली उसके बाद अगर आप देखो, एक और लेबर इंट्रोड्यूस किया, 4 कर दिए, तो 52 अगेन बढ़ा तो सही, लेकिन पिछले वाले से कम यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। एक एक्स्ट्रा बंदा लगाने से फ़ायदा हुआ तो है, बट थोड़ा सा कम। अब उसके बाद जब एक और यूनिट लगाया, तब तो कोई यूनिट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। इसीलिए ये सारा फैक्टर डिमिनिशिंग है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, क्योंकि जिस रेट पे बढ़ना चाहिए, जैसे एक बंदा एक्स्ट्रा लगाया तो उससे प्रोडक्शन, एक एक्स्ट्रा लगाने से जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, वो कम हो रही है आगे से, इसलिए ये डिक्रीजिंग फैक्टर पे आ गए। अब जब उन्होंने लास्ट एक और बंदा लगा दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, उसको लगाने से प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज़ हुआ, और उसे जो मार्जिनल प्रोडक्ट था, मतलब जहाँ पे बढ़ने चाहिए थे, एक और बंदा इंक्रीज़ किया तो काम बढ़ना चाहिए, और बल्कि उससे नेगेटिव में काम जा रहा है। 48 माइनस 52, और यहाँ पे 52 माइनस 52, इसलिए ये नेगेटिव रिटर्न्स है। सो इन शॉर्ट, ये ही आपका लॉ ऑफ वेरिएबल ये है प्रोपोर्शन, जो कि ये बताता है कि वेरिएबल फैक्टर स्टार्टिंग में तो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न देते हैं, बट व्हेन यू कीप ऑन एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर, जितने ज़्यादा और ज़्यादा वर्कर्स लगाई जाओगे, आखिर में आके आपका जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। लेट्स से एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड पे काम करने के लिए मुझे 5 लेबर चाहिए, ठीक है, मैंने 7-8 लगा लिए, कोई फ़ायदा है? वो पड़े तो मुझे नुकसान ही देंगे, कोई फ़ायदा तो है नहीं। जब काम ही 5 का, तो मैं 7-8 बंदे लगा के क्या करूँगी? कुछ भी नहीं करूँगी, राइट। सो यही आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। अब लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यही डायग्राम को, इसी स्केड्यूल को आप ऐसे डायग्राम बनाओगे। अब इसमें रिलेशनशिप कैसे, वो बोल रहे हैं एमपी इंक्रीज होगी, मतलब ये एमपी ब्लू लाइन ये इंक्रीज होती रहेगी जब टीपी इंक्रीज हो रही है इस लेवल तक। ये स्टेज आपका 1 है। इंक्रीज तो हो रही है एमपी जब तक टीपी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद एमपी जैसे नीचे डिक्लाइन करनी शुरू होगी, मतलब ये इंक्रीज होगी एट डिमिनिशिंग रेट पे। ये यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था इंक्रीजिंग रेट पे, यहाँ पे बढ़ तो रहा है, बट दे आर इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, बिकॉज जो एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट चाहिए वो कम हो जा रहा है। फिर एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे आके एमपी आपकी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट बिल्कुल 0, और टोटल प्रोडक्शन ये मैक्सिमम है, मतलब इतने ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमम इस लेवल पे। और लास्ट में जैसे ये नेगेटिव हुई मार्जिनल प्रोडक्ट, ये नेगेटिव मीन्स अब टोटल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाना है। ये आपका स्टेज 3 है, ये स्टेज 2 था। और इसमें एपी का क्या रिलेशनशिप है, आपकी एवरेज जो एक प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेगा, जैसे आप देख सकते हो इसमें ये इंक्रीज तो कर रहा है जैसे जैसे एमपी कर रही है, ठीक है। और एमपी जब भी मार्जिनल प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है एपी से, तो एपी बढ़ेगी। जैसे ही दोनों जाने सेम हो जाएंगे, एपी एमपी इस पॉइंट पे आके सेम हुए हैं, इस वाले पॉइंट पे बी पे, है ना। अब लेट्स से बी पे आके एपी और एमपी दोनों को दोनों सेम हुए हैं, तो इस पॉइंट पे आपका एपी विल बी एवरेज प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाना है। और जैसे ही आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट लेस होना शुरू हो गया,
आपके एवरेज प्रोडक्ट से, इट मीन्स आपका एवरेज प्रोडक्ट भी विल स्टार्ट फॉलिंग। पर इसमें फ़र्क क्या आता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आपका नेगेटिव हो सकता है, हो जाता है, हो कह सकता है हो जाता है, लेकिन जो एवरेज प्रोडक्ट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिक्लाइन ज़रूर करेगा, कम ज़रूर होगा, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट जो है वो रहेगा पॉजिटिव। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये सब रिलेशनशिप है, ऐसे ऐसे सब होता है। अभी सब होता क्यों है, कैसे? अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में जब हम स्टेजेस की बात करते हैं कि स्टेज 1 नहीं, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, ये स्टेजेस आते क्यों हैं, कैसे अकर करते हैं? सो ये इसलिए अकर करते हैं ड्यू टू द चेंजिंग रेशियो बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट। फिक्स्ड और वेरिएबल इनपुट जिस रेशियो में लग रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं इन एवरी स्टेज, जिसके कारण ये सारी की सारी जो चेंजेस हैं ये स्टेजेस में आती हैं। सो ड्यू टू द रेशियो चेंजिंग बिटवीन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल इनपुट्स होता है। सो रीजंस फॉर ईच स्टेज, सबसे पहले तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में क्यों स्टार्टिंग में इंक्रीज कर रही होती है? बिकॉज स्टार्टिंग में जो फिक्स्ड इनपुट्स होते हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज्ड नहीं होते, नॉट 100% यूटिलाइज्ड, है ना, अंडर यूटिलाइजेशन होती है इनकी। तो उस टाइम पे एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना पड़ता है, एक्स्ट्रा जो वेरिएबल इनपुट है उसको बढ़ाना पड़ता है, लेबर वगैरह, ताकि काम अच्छे से चल सके। और अच्छे काम चलने से एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी और स्पेशलाइजेशन लोगों की बढ़ेगी। नेक्स्ट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में ये स्टेज जो है ना ऑप्टिमम स्टेज कंसिडर की जाती है, ऑप्टिमम कंसिडर की जाती है स्टेज को, और ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स वो इसी स्टेज में ज़्यादा अर्न करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो चाहिए ना मिक्स वेरिएबल और फिक्स्ड इनपुट का, सबसे डिज़ायरेबल मिक्स यहाँ पे आता है। आइडियल मिक्स मीन्स डिज़ायरेबल मिक्स, डिज़ायरेबल रेशियो दोनों का यहीं पर मिलता है। और इसीलिए जो आपकी फालतू में अगर आप वेरिएबल इनपुट्स बढ़ाई जा रहे हो, जैसे लेबर बढ़ाई जा रहे हो, तो कोई आपको खास आउटपुट नहीं देगा, उसका आउटपुट कम होना शुरू हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे फिक्स्ड वाले जो आपके रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज्ड है। सो इसलिए ये जो आप ज़्यादा वेरिएबल बढ़ाई जाओगे इनपुट, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देगा इस टाइम पे आके। अब नेगेटिव रिटर्न्स में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि इतनी के लैंड में अगर चाहिए 5 लोग, 6-7 में इकट्ठे करी जा रही है, उनका काम कोई नहीं है, तो इन वर्कर्स फालतू में ओवर क्राउडिंग ही करेंगे, वो उसके काम में वो देगा दखल अंदाजी, वो उसके काम में इंटरफेयर करेगा, जिसके कारण की कन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स, इंटरफेरेंस आ सकती है। इसके कारण टोटल प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये कारण है जिसके कारण नेगेटिव रिटर्न, डिमिनिशिंग और इंक्रीजिंग रिटर्न आता है। आई होप यू आर प्रॉपरली कंफर्टेबल नाउ विद द टॉपिक, एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे आप चाहते हो आई शुड कम अप विद द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।